गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य 4 प्रकार पढ़े थे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज हम रासायनिक अभिक्रिया का 5वां प्रकार है तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, ये पढ़ेंगे। तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को आपस में मिलाने पर बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है, उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनको अगर आपस में मिलाया जाता है तो इनके बीच बहुत ही कम समय में यानी कि 10⁻⁻10 सेकंड में ही इनके बीच अभिक्रिया पूरी हो जाती है और उससे उत्पाद के रूप में सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो इसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया, जैसा कि नाम से पता है, मंद अभिक्रिया जो कि बहुत धीरे धीरे होती है, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में बहुत दिन, महीने या फिर बहुत से वर्ष भी लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, तो उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है लोहे में जंग लगना। लोहे में जो जंग लगता है उसमें क्या होता है, लोहा जो होता है वो अगर नमी में, मतलब मॉइस्चर में अगर नमी के संपर्क में आता है बहुत समय तक, तो उसमें जंग लग जाता है। अब इसमें आप देखिए, लोहा क्या होता है, फेरस, जिसकी क्रिया होती है ऑक्सीजन से और जल से, जिससे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ये पदार्थ बनता है जो कि क्या होता है, जंग कहलाता है और इसके बनने में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं हम? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को आपस में मिलाने पर या इनके बीच आपस में जब क्रिया होती है और उससे उत्पाद बनता है और उत्पाद जो होता है वो फिर से क्रिया करके अभिकारक का निर्माण करता है। यानी कि ये जो अभिक्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी आपस में क्रिया होती है, अभिकारकों के बीच क्रिया होने से अमोनिया बनती है NH3। इस अभिक्रिया को हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं जो इस दिशा में हो रही है। उसके बाद अमोनिया जो होता है वो फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो दोनों दिशाओं में हो रही है, इसलिए इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे हम? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती, एक ही दिशा में होती है, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया होती है तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उससे हम पुनः कार्बन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं जो केवल एक ही दिशा में होती है। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को निम्न आधार पर समझाया गया है। फर्स्ट है ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिखाया गया है, सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया होती है, ऑक्सीजन सल्फर से जुड़ती है और उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन निकल जाती है, निष्कासित होती है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड, हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। अगर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन निष्कासित होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन का योग होता है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर H2S गैस होती है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन निष्कासित हो जाती है और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के जल का निर्माण करती है और सल्फर अलग हो जाता है, तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट में ये जो एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ जाती है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 473 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वायुमंडलीय दाब, उस पर अगर इनके बीच आपस में क्रिया होती है तो एथीन में हाइड्रोजन का योग हो जाता है और उससे एथेन का निर्माण होता है, तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का इसमें योग हो रहा है एथीन में। नेक्स्ट है
विद्युतधर्मी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। विद्युतधर्मी तत्व कौन से होते हैं? जो धनात्मक होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ से विद्युतधर्मी तत्व जो होता है उनका निष्कासन होता है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी भी पदार्थ में विद्युतधर्मी तत्वों का योग होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है। फोर्थ है इसमें विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। विद्युत ऋणी तत्व कौन से होते हैं? जो कि ऋणात्मक होते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स लेने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग करता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व जो होता है वो निकलता है, निष्कासित होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, फेरस क्लोराइड है, इसमें से एक क्लोरीन जो होता है वो निष्कासित होकर हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, HCl का निर्माण करता है, और यहाँ पर FeCl2 यानी कि इसमें FeCl2 में उसका अपचयन हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, अणु, आयन जो भी होते इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन बनाता है, तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और क्लोरीन है, ये परमाणु ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, और ऋणायन बनाता है, तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व है, अणु है, ये अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं जो होती है वो साथ साथ होती हैं, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रखा है इसमें, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इन दोनों अभिकारकों के बीच क्रिया होती है जिससे उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जिंक जो है इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है और इससे जिंक सल्फेट बन रहा है, यानी कि इसमें जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो गया। नेक्स्ट इसमें कॉपर सल्फेट जो है, इसमें से ऑक्सीजन जो होगी वो निष्कासित हो रही है और कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसीलिए इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अब 8th है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं हम? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, और उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। और लवण जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक प्रकार का क्षार है। इन दोनों के बीच जब आपस में क्रिया होती है तो ये दोनों ही अपने अपने प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, और जिससे एक लवण बनता है NaCl और प्लस जल H2O का निर्माण होता है। अब NaCl जो लवण है ये क्या होता है? उदासीन होता है, ये ना अम्ल है ना क्षारक है, ये क्या है? उदासीन होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का। थैंक यू।